तो आज फिर से एक नए मॉक टेस्ट के टेस्ट सीरीज में हम लोग साइंस का आरआरबी ग्रुप डी का मॉक टेस्ट लगाएंगे और इसमें कुल 24 क्वेश्चंस हैं जिसको अटेम्प्ट करेंगे और हम अपनी तैयारी को आगे बूस्ट करेंगे ताकि जो हम लोग का जो रिकॉर्ड जो हम लोग का जो मार्क्स है और साइंस के बारे में बात करें तो 25 आ सके। तो ये हम लोग का टारगेट है और इसी टारगेट के साथ ये टेस्ट सीरीज मैंने आप लोग को शुरू कर दिया है और मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरह से ये मॉक टेस्ट मैं आपको एनालिसिस करा दूंगा। सो प्लीज़ अगर आप अच्छे से टेस्ट सीरीज को अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देख सकते हैं और इससे देखिएगा तो बहुत अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा और बहुत ही अच्छा अपने आप स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का 1 नंबर का। इसमें देखिए, इसमें कहता है क्या कि हम लोग को ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से हम लोग को द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताना है कि कौन है। तो देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती हैं जिसमें 2 2 आयनों का आदान-प्रदान होता है। यानी 2 तत्व एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं, ठीक है? जैसे ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, देखिए Na और Ba, ठीक है? तो ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को स्थान को क्या अदला-बदली कर देंगे, ठीक है? तो इसमें क्या आयनों का विनिमय होता है, आयनों का क्या होता है, विनिमय होता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है? देखिए इसमें क्या कहता है कि कॉपर और नाइट्रिक अम्ल का मतलब ये रिएक्शन दे दिया है, ठीक है? लेकिन इसका हम लोग को संतुलित रासायनिक समीकरण बताना है। तो चलिए चेक करते हैं कि किसमें कितने परमाणु हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में चेक करते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे कॉपर है, कॉपर में 1 है, तो कॉपर में क्या, यहाँ पे भी कॉपर 1 है, ठीक है? अब हाइड्रोजन आते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे है 4 4 हाइड्रोजन है, ठीक है? 4 हाइड्रोजन है तो इसमें भी 4 हाइड्रोजन इसमें भी है, ठीक है? उसके बाद में नाइट्रोजन को देखते हैं, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, 4 नाइट्रोजन भी, ये भी सही है। और फिर हम लोग ऑक्सीजन पे चेक करते हैं, देखिए 4 यहाँ से 3 यहाँ से, 4 3 12 ऑक्सीजन है, 12 ऑक्सीजन है, ठीक है? और इससे हम लोग का 6 ऑक्सीजन हो गया, इससे 6 ऑक्सीजन हो गया और इससे 4 ऑक्सीजन, 6 4 10 और 10 और 2 12, 10 और 2 12, यानी हम लोग का सही मतलब जितने भी मतलब जितने भी तत्व थे सारे वेरीफाई हो चुके हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है कि यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव करेगा। देखिए दोस्तों, जो प्रतिरोधकता पर लंबाई की वजह से कभी प्रभाव पड़ता ही नहीं है। आप इस लंबाई को 2 गुनी कर दो या फिर 5 गुनी कर दो या फिर 10 गुनी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका जो ये क्या, इसका जो प्रतिरोधकता क्या सेम ही रहता है, ठीक है? प्रतिरोधकता सेम ही रहती है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, गलत है। देखिए फर्स्ट है CO2 O2 की तुलना में पानी में अधिक घुलनशील है। ये सही बात है क्योंकि पानी O2 की अपेक्षा CO2 ज़्यादा घुलता है। पाइरुवेट को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है जो एक 3 कार्बन अणु है। ये भी सही बात है। ये भी सही बात है। और एल्वियोली की दीवारों में रक्त वाहिकाओं का एक व्यापक नेटवर्क होता है। ये भी सही है। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है कि श्वसन जो वर्णक होते हैं श्वेत रक्त कणिकाओं में मौजूद होते हैं। श्वसन वर्णक कहने का मतलब हीमोग्लोबिन क्या श्वेत श्वेत रक्त कणिका में रहता है? बिल्कुल नहीं रहता है, आरबीसी में रहता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब ये यही ऑप्शन हम लोग का सही होगा क्योंकि गलत ऑप्शन का पहचान करना था, जो ये गलत है, लेकिन गलत को ही हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है कि सोपोसी में अपना भोजन का संग्रहण किसके रूप में करते हैं। देखिए ऑप्शन 2 में से कोई एक मिलता है, या फिर सुक्रोज मिलता है, नहीं तो स्टार्च मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पे स्टार्च है तो यह क्या हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कौन सी प्रणाली एड्स से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है? देखिए
एड्स जो होता है HIV, ये जो करता क्या है कि मतलब जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको मतलब क्या सबसे अधिक प्रभावित करता है, तो यानी प्रतिरक्षा तंत्र उसी को बोलते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इसमें तो मतलब कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील है, तो देखिए अगर क्रियाशीलता के बारे में बात करते हैं तो पोटेशियम सबसे अधिक होता है। पोटेशियम का कैल्शियम आता है, ठीक है, फिर सोडियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर एल्युमिनियम आता है, और इसके नीचे ही ये सब रहते हैं। तो ऊपर का मैग्नीशियम मिल गया। अब मैग्नीशियम के अलावा तो इस ये तीनों में से कोई है नहीं, तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा क्योंकि। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा क्षेत्र क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है? कौन सा क्षेत्र जो होता है क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है? तो क्षोभ सीमाएं होती है जो समताप मंडल को क्या करती है, अलग करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेंसिल को पानी में डुबाने पर क्या होता है? पेंसिल को अगर हम लोग पानी में ऐसे डुबा देते हैं तो क्या होगा कि मतलब इसका जो लिड जो होता है वो क्या हो, वो मुड़ा हुआ, वो मतलब पेंसिल ही क्या होती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है, ठीक है। क्यों क्यों क्योंकि क्योंकि उसका अपवर्तन होता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है। कहता है कि इनमें से किस तत्व में 3 कोष 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑप्शन होगा मैग्नीशियम। क्यों होगा, देखिए मैग्नीशियम का क्या होता है, 12 होता है, ठीक है, परमाणु संख्या, और इसका मतलब संयोजकता कितना होगा, 2 8 और 2 होगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, और देखिए 1 2 3 कोष हो गया, इसलिए। अब N2 अणुओं के बीच, अब देखिए N2 अणुओं के बीच, अब N हो गया, ठीक है। आप लोग को पता है कि तीन ट्रिपल बंद होता है, और वो भी कौन सा, सहसंयोजी बंद, इस तरह का बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि दो परमाणुओं के बीच तिहरा बंद है, तिहरा बंद सही है, ऑप्शन नंबर टी। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं? बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन ये बन जाता है। अगर बोलता है कि ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण होता है तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं? तो 6 बनते हैं। लेकिन यहाँ पे पाइरूवेट बोल रहा है, तो इसके पाइरूवेट क्या होता है, 2 अणु में टूटते हैं। कितने, 2 अणु में, 2 अणु में टूटते हैं। तो एक पाइरूवेट कितने में टूटेगा, तो 3 कार्बन में टूटेगा, क्योंकि ये भी इसका आधा कर लेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है ना, मतलब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन, लेकिन हम आपको टफ होने देंगे नहीं। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा इज्जत थोड़ा दे देते हैं, ठीक है। 2 पारदर्शी माध्यमों को पृथक करने वाली एक इंटरफेस पर एक प्रकाश किरण का मार्ग चित्र में दर्शाया गया है। माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक को किस के द्वारा दिखाया जा सकता है? देखिए अगर जिसके सापेक्ष बोलता है ना, तो उसको हम लोग ऊपर रखते हैं, क्या करते हैं, उसको ऊपर रखते हैं, ठीक है। और जिसको करना हो तो उसको नीचे रखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग ए को क्या करेंगे, तो ए के सापेक्ष तो ए को ऊपर रखेंगे और बी को नीचे रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो कोई डाटा दिया नहीं गया है कि ये हम लोग अपवर्तनांक निकाल देंगे, कोई डाटा तो है नहीं। अब देखिए मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए ये क्या है, ये अभिलंब है, क्या है, ये अभिलंब है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये क्या है, अभिलंब है। इधर से प्रकाश आ रही है, ठीक है, इधर से प्रकाश आ करके देखिए, आप ध्यान से देखिए, तो एक ये जो है अभिलंब की ओर झुकी है, अभिलंब की ओर झुकी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, ठीक है। तो जो सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है ना, सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसका क्या होता है, उसका ज़्यादा होता है, क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो नीचे नीचे वाला वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी, क्या होगी, नीचे वाली जो वैल्यू होगी ना वो बड़ी होगी, ठीक है।
और ऊपर वाली क्या होगी, छोटी होगी, ऊपर वाली क्या होगी, छोटी होगी। तो इसका अगर हम लोग मान निकालेंगे ना, तो हमेशा इसका जो मान होगा वो 1 से क्या होगा, 1 से क्या होगा, जो इसका जो मान होगा वो, इसका जो मान होगा वो क्या होगा, 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अब देखिए, अब 1 से बड़ा क्यों होगा, चलिए ये भी बता देते हैं। हाँ, तो इसका जो अपवर्तनांक होगा इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। जब इसका अपवर्तनांक इससे ज़्यादा होगा तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 14 में आते हैं कि किसी विद्युत मोटर में डैश का रूपांतरण होता है। तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैविक आवर्धन को दर्शाता है, जैविक आवर्धन को कौन सा पदार्थ दर्शाता है। तो देखिए, जैविक आवर्धन क्या होता है कि मतलब जैसे खेती होता है तो उसमें हम लोग कीटनाशक जो छींटते हैं तो वो भी मतलब उस फसल में उसका थोड़ी गुण आ जाती है। इससे क्या होगा, वो मतलब वो उसका संचलन होते रहता है, इसी घटना क्या करते हैं, जैविक आवर्धन कहते हैं। और ये कीटनाशक को छींटने से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है। देखिए, आधुनिक आवर्त जो नियम होता है ना, वो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है, ठीक है। परमाणु संख्या कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, PbNO3 का होल टू प्लस Ki, ठीक है। इसका जो रिएक्शन होता है, देखिए कि PbI2 तो बनेगा ही, ठीक है। अब देखिए, ये इधर से के बने है, इधर से ए आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलिए अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कौन सा कथन क्या है, गलत है। तो इसका उपयोग टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पेंटिंग से पहले सतहों को चिकना करने के लिए किया जाता है। ये भी सही है, एक न ये भी सही था। अब देखिए, केल प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यही फॉर्मूला होता है ना, यही होता है, कॉपर सल्फेट इंटू हाफ H2O होता है, कॉपर सल्फेट। और जिप्सम का क्या होता है, कॉपर सल्फेट 2H2O होता है, ठीक है। तो इसको इसको कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बोलते हैं, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस को हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है, लेकिन हम लोग को गलत ऑप्शन को ही टिक करना था, सी। ओके, नेक्स्ट। अब देखते हैं कि एक विद्युत ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है। एक विद्युत जो ट्रांसफार्मर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है। अजैविक घटक का मतलब क्या है कि जिसमें जान नहीं हो, जो कि निर्जीव हो। तो ये हो जाएगा ऑप्शन मृदा, क्योंकि ये सब में जान होता है। ओके, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा चौड़ा, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कहता क्या है। स्थलीय जानवरों में गैसीय विनिमय विसरण क्रिया द्वारा होता है, बिल्कुल सही बात है। इन जानवरों में श्वसन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, विसरण जो होगा त्वचा के माध्यम से ही होगा, ठीक है। और इनकी त्वचा पर कोमल, संवेदनशील और गैसीय विनिमय को सक्षम बनाती है, ठीक है, ये भी सही है। क्योंकि त्वचा कोमल संवेदनशील होगा तो ही मतलब विनिमय का सक्षम बनेगा। और इस प्रवाह के लिए क्या होता है, मार्ग होता है, ये भी सही बात है, इस प्रवाह के लिए मार्ग होता है। इसकी त्वचा का क्षेत्रफल कम होता है, लेकिन श्वसन के लिए पर्याप्त रक्त प्रवाह होता है, ये गलत बात है। श्वसन के लिए ये गलत बात है, यानी जो 3 ऑप्शन है 1 2 3 क्या है, सही है। नेक्स्ट, डैश एक उपयुक्त दर्पण है जिसका एक बिंदु से सूर्य का प्रकाश केंद्रित करने के लिए किया जाता है। तो अवतल दर्पण को ही अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि उसको केंद्र की तरफ करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब देखिए,
परिनालिका में फेरों की संख्या की वृद्धि होती है तो चुंबकीय का क्षेत्र का मान क्या है, बढ़ता है। ओके, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, तो इसका डबल हो जाएगा तो इसका क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। तो ये था इस आज की इस वीडियो का एनालिसिस। तो गाइस कमेंट कीजिए और इस चैनल कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर